नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए गए कुछ बहुत ही डिटेल स्टडी नोट्स है और ये सब है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। आज का हमारा मिशन है इस मुश्किल लगने वाले टॉपिक को पूरी तरह डीमिस्टिफाई करना। बिल्कुल, हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, बल्कि ये भी जानेंगे कि इसे बनाते कैसे हैं और सबसे जरूरी इसके पीछे का लॉजिक क्या है। और चलिए आज की चर्चा एक पहेली से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट में करोड़ों का प्रॉफिट दिखाए, शेयर मार्केट में उसकी वाहवाही हो रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो कंपनी कंगाल होने की कगार पर हो? ये सिर्फ हो नहीं सकता, बल्कि ऐसा कई बार हुआ है और आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। अच्छा। हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप कह सकते हैं वो जासूसी चश्मा है जो हमें कागजी प्रॉफिट के पार कंपनी की असली कैश वाली हकीकत दिखाता है। तो सबसे पहले इसी पहेली के पहले सुराग से शुरू करते हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे हम CFSP कहेंगे, आखिर है क्या? ये इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट से अलग कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आसान भाषा में CFS एक तय समय में, मान लीजिए 1 साल में, कंपनी के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले असल कैश का हिसाब किताब है। ओके, सिर्फ कैश का? हाँ, सिर्फ कैश का। ये सिर्फ इस बात पर फोकस करता है कि पैसा आया कहाँ से और गया कहाँ। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये कैश अकाउंटिंग के सिद्धांत पर चलता है। कैश अकाउंटिंग मतलब जब कैश हाथ में आया या हाथ से गया तभी एंट्री होगी, बस। अच्छा, तो फिर इनकम स्टेटमेंट क्या करता है? वो भी तो कमाई और खर्चों का ही हिसाब है। यहीं पर हमारी पहेली का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इनकम स्टेटमेंट चलता है अक्रूअल अकाउंटिंग पर। अक्रूअल? अक्रूअल का मतलब है जैसे ही आपने कोई सामान बेचा, भले ही पैसा बाद में मिले, आप उसे अपनी इनकम मान लेते हैं। अच्छा। इसी तरह कोई खर्चा हो गया, भले ही पेमेंट आप अगले महीने करें, आप उसे खर्चा दिखा देते हैं। ओ, तो इनकम स्टेटमेंट एक तरह से उम्मीद की कहानी बताता है कि देखो हमने इतनी बिक्री कर ली। बिल्कुल। और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक जासूस की तरह असलियत दिखाता है। हाँ, पर पैसा जेब में कितना आया। राइट। हमारे नोट्स में क्लासिक उदाहरण है। मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल बेचा, सारा का सारा उधार पर। ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट तो खुशी खुशी दिखाएगा कि भाई 1 लाख की सेल हुई और प्रॉफिट हुआ। हाँ। लेकिन CFS क्या दिखाएगा? 0, क्योंकि असल में कैश तो आया ही नहीं। अरे वाह! ये फर्क ही कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों के डूबने की कहानी लिख देता है। अब समझ आया। तो ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक तरह से एक्सरे है। बिल्कुल। जो सिर्फ बाहरी चमक दमक नहीं बल्कि अंदर की असलियत दिखाता है। तो एक इन्वेस्टर या मैनेजर के लिए इसकी क्या अहमियत है? इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सबसे पहले इससे कंपनी की लिक्विडिटी पता चलती है। लिक्विडिटी मतलब? उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। क्या कंपनी के पास अपने रोज के खर्चे जैसे सैलरी, किराया, बिजली का बिल देने के लिए पर्याप्त कैश है? दूसरा, ये कंपनी के कोर ऑपरेशंस की सेहत बताता है। क्या कंपनी अपने मेन धंधे से पैसा कमा पा रही है या उसे जिंदा रहने के लिए बार बार लोन लेना पड़ रहा है, या अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है? एग्जैक्टली। और क्या इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी अपने कर्ज चुका पाएगी या नहीं? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। सीधे तौर पर CFS से पता चलता है कि कंपनी अपने लोन्स की EMI टाइम पर दे पाएगी या डिफॉल्ट होने का खतरा है। तो ये भविष्य की प्लानिंग में भी मदद करता है। इन सब सवालों के जवाब कैश फ्लो स्टेटमेंट में छुपे होते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कैश और प्रॉफिट में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। बिल्कुल। अब उस पहेली को और गहराई से सुलझाने के लिए हमें ये समझना होगा कि अकाउंटेंट्स इस कैश के आने जाने के रास्ते का नक्शा कैसे बनाते हैं। इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है क्या? बिल्कुल, और ये बहुत लॉजिकल है। पूरी कहानी को समझने के लिए कैश के आने जाने को 3 मुख्य हिस्सों या एक्टिविटीज में बांटा गया है। ओके। पहली है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, CFO। ऑपरेटिंग मतलब कंपनी का मेन इंजन, उसका रोज का कामकाज। एकदम सही पकड़ा आपने। ये कंपनी के मुख्य रोजमर्रा के कामकाज से आने जाने वाला कैश है। जैसे ग्राहकों से मिला कैश, सप्लायर्स को की गई पेमेंट, कर्मचारियों की सैलरी, ऑफिस का किराया या सरकार को दिया गया टैक्स। अच्छा। एक आसान सा नियम यह है कि जो भी चीजें कंपनी के नेट इनकम या प्रॉफिट को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, वे आमतौर पर यहीं आती हैं। ये कंपनी की जान है। मतलब अगर यहाँ से पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं आ रहा तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। समझ गए। मतलब ये हिस्सा बताता है कि कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल काम कर भी रहा है या नहीं। अब दूसरा हिस्सा कौन सा है? दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, CFI। इन्वेस्टिंग? इसका सीधा मतलब है
कंपनी भविष्य के लिए क्या कर रही है। ये कंपनी के लॉन्ग टर्म एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स की खरीद बिक्री से जुड़ा है। मतलब जैसे कोई नई फैक्ट्री लगाना, नई मशीनरी खरीदना, हाँ, या शायद किसी दूसरी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना। एग्जैक्टली। जब कंपनी कोई नई प्रॉपर्टी खरीदती है या कोई पुरानी मशीन बेचती है या किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स में पैसा लगाती है, इन सबसे जुड़ा कैश का आना जाना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अच्छा। और हाँ, उन इन्वेस्टमेंट्स पर जो ब्याज या डिविडेंड मिलता है वो भी एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए यहीं आता है। आपने नॉन फाइनेंशियल कंपनी कहा, इसका मतलब फाइनेंशियल कंपनियों के लिए नियम अलग हैं? हाँ, और ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक बैंक या एनबीएफसी जैसी फाइनेंशियल कंपनी का तो मेन काम ही लोन देना और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। हाँ, सही बात है। तो ये उनका ऑपरेशन है, इन्वेस्टमेंट नहीं। इसलिए उनके लिए सारी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग सीएफओ में आती हैं, इन्वेस्टिंग सीएफआई में नहीं। वाह, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। तो मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंपनी के भविष्य की तैयारियों को दिखाती हैं, लेकिन इन सब तैयारियों, नई मशीनरी, नई प्रॉपर्टी के लिए पैसा आता कहाँ से है? यहीं पर शायद तीसरी एक्टिविटी का रोल आता होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं से कहानी जुड़ती है तीसरी और आखिरी एक्टिविटी की, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग यह सब बताता है कि कंपनी ने अपना बिजनेस चलाने और बढ़ाने के लिए बाहर से पैसा कहां से जुटाया है और उस पैसे को वापस कैसे कर रही है। मतलब जैसे नए शेयर जारी करके पैसा उठाना या बैंक से लोन लेना। हाँ, नए शेयर जारी करना, बैंक से लोन लेना या डिबेंचर जारी करना, ये सब कैश का इनफ्लो है। और आउटफ्लो? और जब कंपनी इन लोन्स को चुकाती है, अपने ही शेयर वापस खरीदती है, जिसे शेयर बायबैक कहते हैं, या अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, तो वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के तहत कैश का आउटफ्लो है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है। अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो वो फाइनेंसिंग है, लेकिन अगर वो अपने सप्लायर से 1 महीने के उधार पर माल लेती है, जिसे अकाउंट्स पेबल कहते हैं, तो वो फाइनेंसिंग क्यों नहीं है? दोनों ही तो एक तरह का उधार है। बहुत ही शानदार सवाल, और ये एक आम कंफ्यूजन है। देखिए, सप्लायर से उधार लेना सीधे तौर पर कंपनी के मुख्य कामकाज यानी ऑपरेशंस का हिस्सा है। अच्छा। ये माल खरीदने बेचने की प्रक्रिया का एक नॉर्मल पार्ट है। इसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। जबकि बैंक से लोन लेना या शेयर जारी करना कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को बदलने जैसा है। ये लॉन्ग टर्म फंड जुटाने का तरीका है। ओके। इसलिए अकाउंट्स पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग नहीं। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जिससे स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा घबराते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने का इनडायरेक्ट मेथड। हमारे नोट्स कहते हैं कि ये परीक्षाओं के लिए सबसे जरूरी है। ये इतना जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि असल दुनिया में 99% कंपनियां और परीक्षाओं में लगभग हमेशा यही मेथड इस्तेमाल होता है। इसका जो मूल विचार है वो बहुत दिलचस्प है। क्या है वो? हम सीधे सीधे कैश का हिसाब नहीं करते, हम कंपनी के नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं, जो कि अक्रूअल बेस्ड है। राइट। और फिर एक जासूस की तरह उसमें एडजस्टमेंट करके उसे असल कैश फ्लो में बदलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से प्रॉफिट से कैश तक का सफर है। चलिए, इसे हमारे नोट्स में दिए गए उदाहरण से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जरूर। मान लीजिए एक कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपया। ओके। स्टेप 1, नेट प्रॉफिट से शुरू करें। ये हमारा शुरुआती सुराग है, 1 लाख रुपए। लेकिन हमें पता है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये अक्रूअल बेस्ड है। एग्जैक्टली। स्टेप 2, अब हम नॉन कैश खर्चों को वापस जोड़ेंगे। ये वो खर्चे हैं जिनसे प्रॉफिट तो कम हो गया, पर असल में कंपनी की जेब से कोई कैश बाहर नहीं गया। डिप्रिसिएशन को वापस जोड़ना हमेशा मुझे थोड़ा अजीब लगता था। मतलब ये तो एक खर्चा है। सही कहा, लेकिन इसके लिए कंपनी की जेब से कोई चेक नहीं कटता। ये बस समय के साथ मशीन की वैल्यू में आई कमी को दिखाने का एक अकाउंटिंग तरीका है। अच्छा। तो मान लीजिए डिप्रिसिएशन 15,000 रुपए और एमोर्टाइजेशन 5,000 रुपए हैं। ये प्रॉफिट से घटाए गए थे, पर इनसे कैश पर कोई असर नहीं हुआ, तो हम इन्हें वापस जोड़ देंगे। ठीक है, प्रॉफिट को कम करने वाली नॉन कैश चीजों को वापस जोड़ दिया। अगला कदम क्या है? स्टेप 3, नॉन ऑपरेटिंग गेन या लॉस का असर हटाएं। नॉन ऑपरेटिंग? मान लीजिए कंपनी ने एक पुरानी मशीन बेची और उस पर 8,000 रुपए का गेन हुआ। ओके। ये गेन नेट प्रॉफिट में पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन मशीन बेचना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग नहीं। राइट। उसका कैश इफेक्ट हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, इसलिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो को साफ करने के लिए हम इस गेन को यहां से घटा देंगे। और अगर लॉस होता तो उसे वापस जोड़ देते। अच्छा, तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूं तो हमें एक डिटेक्टिव की तरह सोचना है। नेट प्रॉफिट सिर्फ एक शुरुआती सुराग है। पहले हमने उन खर्चों को हटाया जो सिर्फ कागजी थे,
और अब हम उन इनकम को हटा रहे हैं जो हमारे मेन धंधे से नहीं थी। परफेक्टली पुट। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण कदम, स्टेप 4, वर्किंग कैपिटल में हुए बदलाव को एडजस्ट करें। यहीं पर असली खेल है। यहीं पर अक्रूवल और कैश का असली फर्क पकड़ में आता है। चलिए देखते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल का 20,000 से बढ़ना। इसे ऐसे सोचिए, अकाउंट्स रिसीवेबल आपकी उधार वाली डायरी है। अगर इस डायरी में लिखा अमाउंट बढ़ गया, मतलब आपने लोगों को और उधार दिया है, प्रॉफिट तो बुक हो गया पर तिजोरी में पैसा नहीं आया, इसीलिए कैश के हिसाब किताब में हमें इसे घटाना पड़ता है। ठीक है। फिर इन्वेंट्री का 10,000 रुपये से घटना। इन्वेंट्री आपकी दुकान का गोदाम है। अगर गोदाम में माल कम हुआ, इसका मतलब है कि पुराना स्टॉक बिक गया, जिससे कैश आया, तो नेट नेट आपका कैश बचा, इसलिए इसे हम जोड़ेंगे। ओके। अकाउंट्स पेबल का 12,000 रुपये से बढ़ना। ये आपके सप्लायर का खाता है। अगर ये बढ़ गया, मतलब आपने सप्लायर से माल तो ले लिया पर अभी तक कैश पेमेंट नहीं किया, तो आपका कैश बच गया। तो इसे भी जोड़ेंगे? हाँ। और आखिर में आउटस्टैंडिंग सैलरीज का 3,000 रुपये से घटना। इसका मतलब है कि पिछले साल की कोई बकाया सैलरी का पेमेंट अब कैश में किया गया है। कैश बाहर गया, इसलिए इसे घटाएंगे। ये तो वाकई बहुत लॉजिकल है। अगर हम हर आइटम को तिजोरी में पैसा आया या गया के नजरिए से देखें तो ये नियम रटने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। फिर भी एग्जाम के प्रेशर में कोई शॉर्टकट है? हाँ, हमारे नोट्स में एक बहुत अच्छी 10 सेकंड की मेमोरी ट्रिक दी गई है। क्या है वो? अगर करंट एसेट्स जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल ऊपर गया तो कैश नीचे गया, मतलब CA अप इज इक्वल टू कैश डाउन। अच्छा। और अगर करंट लायबिलिटीज जैसे अकाउंट्स पेएबल ऊपर गईं तो कैश ऊपर गया, मतलब CL अप इज इक्वल टू कैश अप। वाह। ये नियम लगभग हर जगह काम करता है और परीक्षा में बहुत समय बचाता है। अब यहाँ पर चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। हमने पहले फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंपनियों के फर्क की बात की थी। इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट पर और क्या असर पड़ता है? ये एक बहुत बड़ा अंतर है और परीक्षा में फंसाने वाला सवाल अक्सर यहीं से बनता है। किसी एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ओके। चलिए इसे डिविडेंड के एक साफ उदाहरण से समझते हैं, जो हमारे नोट्स में भी है। ठीक है। मान लीजिए एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है ABC लिमिटेड, जो कपड़े बनाती है, और उसने एक दूसरी नॉन फाइनेंशियल कंपनी XYZ लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, दो नॉन फाइनेंशियल कंपनियां। अब जब XYZ लिमिटेड डिविडेंड देती है तो उसके लिए ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग क्यों? क्योंकि डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है और ये कैपिटल जुटाने की लागत का हिस्सा है। अच्छा। लेकिन जब ABC लिमिटेड को वो डिविडेंड मिलता है तो उसके लिए ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ओके। क्योंकि उसने XYZ में एक इन्वेस्टमेंट किया था और ये उस इन्वेस्टमेंट पर मिला रिटर्न है। एक मिनट, एक ही ट्रांजैक्शन पर दोनों कंपनियों के लिए क्लासिफिकेशन अलग अलग। एग्जैक्टली। ABC के लिए इन्वेस्टिंग, XYZ के लिए फाइनेंसिंग। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। और अगर ABC एक फाइनेंशियल कंपनी होती, जैसे कोई म्यूचुअल फंड, यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। अगर ABC लिमिटेड एक फाइनेंशियल कंपनी होती तो उसके लिए डिविडेंड मिलना ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता, इन्वेस्टिंग नहीं। क्यों? क्योंकि एक फाइनेंशियल कंपनी का मुख्य काम ही इन्वेस्ट करना और उससे कमाना है। ये उसके रोजमर्रा के ऑपरेशंस का हिस्सा है। यही लॉजिक इंटरेस्ट पर भी लागू होता है। ये अंतर समझना वाकई बहुत जरूरी है। और कुछ खास बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, कुछ और चीजें हैं। एक है नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नॉन कैश। इसे ऐसे समझें कि ये एक तरह की बार्टर डील है। जैसे किसी कंपनी ने अपने लोन के बदले बैंक को अपनी कंपनी के शेयर दे दिए। इसमें कैश का कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तो ये CFS में नहीं आते? नहीं, पर ये इतने जरूरी होते हैं कि इन्हें स्टेटमेंट के नीचे फुट नोट्स में दिखाना कंपलसरी है। और कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? क्या इसमें सिर्फ नोट और सिक्के आते? नहीं, कैश वो है जो आपकी जेब में है। कैश इक्विवेलेंट वो हैं जो बहुत लिक्विड होते हैं और 3 महीने के अंदर आसानी से कैश में बदले जा सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल। दिलचस्प है। और बैंक ओवरड्राफ्ट, वो तो एक तरह का लोन है, तो क्या वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? नहीं, और ये एक और कॉमन मिस्टेक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट को फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं बल्कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एक नेगेटिव हिस्सा माना जाता है। अच्छा। हाँ, इसे शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट का टूल मानते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें इस पूरी जासूसी का नतीजा निकालना हो तो वो क्या होगा? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, प्रॉफिट एक राय है, कैश एक सच है। अ प्रॉफिट इज एन ओपिनियन, कैश इज अ फैक्ट। एक कंपनी बहुत मुनाफे में दिख सकती है लेकिन कैश की कमी से डूब सकती है।
दूसरी, कंपनी की कैश की पूरी कहानी समझने के लिए उसे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में तोड़कर देखना जरूरी है। राइट। इससे पता चलता है कि पैसा आ कहाँ से रहा है, मेन धंधे से, पुरानी संपत्ति बेचकर या उधार लेकर। बिल्कुल। और तीसरी तीसरी, इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ नियमों का खेल नहीं, बल्कि ये प्रॉफिट की अक्रूवल बेस्ड दुनिया से असल कैश की दुनिया तक पहुंचने का एक लॉजिकल पुल है। और इस पुल को पार करते समय ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि इससे नियमों का एप्लीकेशन बदल जाता है। बिल्कुल सही। तो हमारी शुरुआती पहेली का जवाब यही है कि प्रॉफिट और कैश दो अलग-अलग कहानियां हैं और एक स्मार्ट एनालिस्ट को दोनों कहानियां पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। और मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हम जानते हैं कि कंपनियां अकाउंटिंग नियमों का इस्तेमाल करके अपने नेट प्रॉफिट को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखा सकती हैं, जिसे अर्निंग्स मैनेजमेंट कहते हैं। वैसे में क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी की सेहत की ज्यादा सच्ची और ज्यादा भरोसेमंद तस्वीर पेश करता है? और जब कोई किसी कंपनी का प्रॉफिट और कैश फ्लो देखे तो उन दोनों के बीच के गैप में कौन से खतरे यानी रेड फ्लैग्स ढूंढने चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।